आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया के अधिकतर लोग अंधविश्वास और जंगों में डूबे हुए थे, जब यूरोप अभी डार्क एजेस में था, उस वक़्त भारत में एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स एक साथ बैठकर यूनिवर्स के रहस्य समझने की कोशिश कर रहे थे। वह जगह थी नालंदा विश्वविद्यालय, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां 10 शून्य छात्र और 2 शून्य शिक्षक एक साथ रहते थे, जहां कोई फीस नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी और कोई जाति धर्म का भेद नहीं था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां चीन से लेकर ग्रीस तक के विद्वान आते थे और भारत के भिक्षु उन्हें ज्ञान देते थे, विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में। आज हम चलेंगे एक 500 साल पीछे, जहां हम देखेंगे एक ऐसे सपने को जिसे विश्व गुरु भारत ने अपनी हकीकत बनाया था। यह है नालंदा विश्वविद्यालय की अनकही कहानी, दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र। नालंदा के जन्म की कहानी 5वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू होती है। तब भारत पर राज कर रहा था कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का सम्राट, एक ऐसा युग जिसे हम आज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। ये वो समय था जब आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित में संसार को नई दिशाएं दी। कालिदास अपनी कविताओं से भारत के मन को व्यक्त कर रहे थे और नालंदा के पास ही राजगीर और बोधगया धर्म और ज्ञान के स्तंभ बन रहे थे। कुमारगुप्त ने एक सपना देखा, एक ऐसी महाविहार बनाने का जहां ज्ञान और धर्म दोनों मिलकर मानवता का मूल बन सके। और इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इसका नाम नालंदा 2 शब्दों से बना है, ना, नहीं और आलंदा, देना बंद करना, यानी ज्ञान का अंतहीन दाता। यह विश्वविद्यालय किसी एक धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं था, ये उन सबके लिए था जो सत्य और ज्ञान की तलाश में आए थे। नालंदा के आसपास की जमीन उपजाऊ थी, यहाँ पानी और प्रकृति दोनों अनुकूल थे। इस जगह का चयन इसीलिए किया गया था ताकि छात्रों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण हो, जहाँ ध्यान और विचार दोनों की जगह बन सके। और धीरे धीरे नालंदा एक ज्ञान साम्राज्य बन गई। नालंदा दुनिया की सबसे पुरानी आवासीय विश्वविद्यालय थी। यहाँ लगभग 10 शून्य छात्र और 2 शून्य शिक्षक रहते थे। हर छात्र को छात्रावास मिलता था और हर छात्रावास में एक पुस्तकालय और अध्ययन क्षेत्र होता था। कल्पना कीजिए, 5वीं शताब्दी में एक परिसर शहर जहाँ सब कुछ व्यवस्थित था, छात्रावास, व्याख्यान हॉल, ध्यान केंद्र, उद्यान और ग्रंथालय। प्रवेश के लिए कोई भी ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता था। छात्र को एक कठिन मौखिक परीक्षा पास करनी पड़ती थी जो नालंदा के गेट पर होती थी और जिसे वरिष्ठ भिक्षु संचालित करते थे। ये टेस्ट लॉजिक, रीजनिंग और मोरल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती थी। सिर्फ 1 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता था, यानी नालंदा के एंट्रेंस एग्जाम मॉडर्न आईआईटी से भी ज़्यादा मुश्किल थे। यहाँ हर दिन स्ट्रक्चर्ड होता था। मॉर्निंग प्रेयर्स के बाद लेक्चर सेशंस, दोपहर में चर्चाएं और शाम में बहसें। ये बहसें खुले आंगनों में होती थीं जहाँ विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करते थे और दूसरे उन्हें चुनौती देते थे। एक नालंदा स्नातक का मतलब था तर्क और आत्म नियंत्रण का मास्टर। सोचिए, एक नालंदा छात्र का दिन कैसा होता होगा। सुबह 4 बजे मंदिर की घंटी बजती थी। छात्र ध्यान हॉल में जाकर ओम मणिपद में हम का जाप करते थे। उसके बाद थोड़ा सा खाना, ज़्यादातर उबले हुए चावल और फल। फिर कक्षाएं शुरू होती थीं। कुछ व्याख्यान संस्कृत में, कुछ पाली में और कुछ स्थानीय बोलियों में। शिक्षक ब्लैकबोर्ड नहीं, बल्कि रेत, ट्रे और ताड़ के पत्ते की लिपियों का उपयोग करते थे। दोपहर में चर्चा सत्र होते थे जहाँ कोई उत्तर अंतिम नहीं था और प्रत्येक प्रश्न 10 और प्रश्न खोलता था। शाम में सब छात्र अपने छात्रावास के आंगन में बैठकर समूह अध्ययन करते थे। मंद तेल के लैंप के नीचे लिखना और पढ़ना, वह भी पूर्ण शांति में। और रात को जब पूरा परिसर दियों की रोशनी से जगमगाता था तो दूर से देखा जाता था जैसे पूरी जमीन पर सितारे उतर आए हों। नालंदा के आर्किटेक्चर को ईंटों और ज्ञान का शहर कहा जाता था। खुदाई के बाद पुरातत्वविदों ने पाया कि परिसर 90 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ 8 मठवासी परिसर, विहार और 10 मंदिर चैत्य थे। सब एक केंद्रीय अक्ष के साथ संरेखित थे। अज्ञानता से ज्ञानोदय तक आध्यात्मिक आरोहण का प्रतीक। संरचना उत्तर दक्षिण दिशा में थी ताकि सूर्योदय की पहली रोशनी ध्यान कक्षों तक पहुंच सके। दीवारों पर टेराकोटा मूर्तियां बनी थीं, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जानवर, मंडल और ज्यामितीय यंत्रों की। नक्काशी का उद्देश्य सिर्फ सजावट नहीं था,
बल्कि छात्रों के लिए दृश्य ध्यान उपकरण थे। पानी के टैंक, जल निकासी प्रणाली और उद्यान भी अच्छी तरह से योजनाबद्ध थे, जो बताता है कि नालंदा केवल आध्यात्मिक नहीं, इंजीनियरिंग का चमत्कार भी थी। पुरातत्वविदों ने लिखा, नालंदा का निर्माण नहीं हुआ था, इसे चेतना के साथ डिजाइन किया गया था। धर्मगंज नालंदा की आत्मा थी, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें 9 मिलियन पांडुलिपियां थीं, यानी उस समय पूरे एशिया में जितनी ज्ञान था उसका आधा यहाँ रखा था। 3 मुख्य लाइब्रेरी रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक अलग अलग विषय के लिए समर्पित थीं। रत्नसागर खगोल विज्ञान, गणित, भूगोल, रत्नोदधि चिकित्सा, आयुर्वेद, रसायन विज्ञान, रत्नरंजक दर्शन, भाषा, धर्म, तर्क। कहा जाता है कि लाइब्रेरी की कुछ इमारतें 9 मंजिल तक ऊंची थीं। उनके पत्थर की सीढ़ियों और लकड़ी की अलमारियों पर लिखे हुए ताड़ पत्र ग्रंथ जमा रहते थे। लाइब्रेरियन और भिक्षु उन ग्रंथों को नीम के तेल और चंदन से सुरक्षित रखते थे ताकि कीड़ों से बच सकें। यहाँ के रिकॉर्ड इतने विशाल थे कि चीनी विद्वान जुआनजंग लिखते हैं, मैंने नालंदा में वर्षों बिताए और फिर भी वहाँ संग्रहित चीज़ों का एक अंश भी नहीं पढ़ सका। नालंदा का ग्लोबल रीच इतना बड़ा था कि लोग उसे द ऑक्सफोर्ड ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड कहते थे। चीन के स्वानजंग और यीजिंग, कोरिया के हैचो और श्रीलंका के भिक्षु तक सब भारत आते थे। कई लोगों को यहाँ पहुँचने में 3 साल लग जाते थे, पहाड़ों, नदियों और जंगलों को पार करके। और जब वो पहुँचते थे उन्हें स्वागत मिलता था, आपका स्वागत है सत्य के साधक, यहाँ आप बराबर वालों में से एक हैं। यिजिंग ने लिखा कि नालंदा में अध्ययन की भाषा पाली और संस्कृत थी और सभी छात्र एक सख्त नैतिक संहिता का पालन करते थे। कोई लालच नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई असत्य नहीं, कोई अहंकार नहीं। उन्होंने लिखा, नालंदा में हवा ही ज्ञान से भरी हुई थी। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए भारत के विचार जैसे शून्य, सर्जरी, तर्क, करुणा चीन, कोरिया और जापान तक पहुंचे। इसी के वजह से आज भी जापान और कोरिया अपने मठवासी शिक्षा प्रणाली में नालंदा का प्रभाव मानते हैं। 12वीं शताब्दी ईस्वी एक ऐसा समय जब भारत में बौद्ध मठ कमजोर पड़ रहे थे और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। तब बंगाल से आया बख्तियार खिलजी, एक तुर्की आक्रमणकारी। खिलजी को एक हीलिंग मंक मिलता है जो उसके घोड़े को ठीक करता है, और जब वो पूछता है उसने मेडिसिन कहाँ सीखी, तो भिक्षु कहता है नालंदा। खिलजी के लिए ये सुनना ही काफी था। उसने कहा, अगर ज्ञान यहाँ मौजूद है तो इसे नष्ट कर दो, और फिर उसने अपनी सेना के साथ नालंदा को जला दिया। भिक्षुओं ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मार दिया गया। पुस्तकालय धर्मगंज में लगी आग 3 महीने तक जलती रही। सोचिए, 9 मिलियन पांडुलिपियां, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान पर पहली कृतियां, सब कुछ राख बन गया। यिजिंग ने लिखा था, दिनों तक नालंदा का धुआं स्वयं सूर्य को धुंधला कर देता था और उसके साथ ही एक युग समाप्त हो गया। भारत का सबसे बड़ा ज्ञान क्षेत्र मौन में डूब गया। सदियों बाद 1860 के आसपास ब्रिटिश पुरातत्वविदों को राजगीर के पास कुछ टीले मिले। उन्होंने खोदा और उन्हें मिला ईंटें, मूर्तियां, तांबे की प्लेटें और शिलालेख। उन पर लिखा था नालंदा महाविहार। उन उत्खननों ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया कि भारत कभी दुनिया का बौद्धिक केंद्र था। 20वीं सदी में हीराचंद शास्त्री और अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे विद्वानों ने पूरी साइट की खुदाई की। आज यूनेस्को ने नालंदा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, और 21वीं सदी में 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर खुला। आधुनिक वास्तुकला में पुरानी डिजाइन का प्रतिबिंब है, आंगन, तालाब और लाल ईंट मंडलों के साथ। यहाँ छात्र फिर से दुनिया भर से आते हैं। भारत, कोरिया, भूटान, अमेरिका, यूरोप, सब एक बार फिर भारत के विश्व गुरु होने की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो भारत की आत्मा थी। एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि ज्ञान कभी मरता नहीं, वो सिर्फ रूप बदलता है। आज भी जब राजगीर के खंडहरों के बीच हवा चलती है तो लगता है जैसे ईंटें खुद कह रही हों, वी बर्न्ड वंस बट आवर लाइट स्टिल शाइन्स। यह कहानी सिर्फ एक संस्थान की नहीं, यह कहानी है भारत के उस युग की जब हम दुनिया को सिखा रहे थे और दुनिया हमसे सीख रही थी। मैं हूँ केबी और आप देख रहे थे द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल एजुकेशन हब। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल इन्फो बाय केबी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फिर लाएंगे ऐसी ही और कहानियाँ जहाँ भारत के भूले हुए ज्ञान को फिर से जिंदा किया जाए।